नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप के विशेष समाचार बुलेटिन में, जहां शब्दों की धार से सत्ता के गलियारों में खामोशी टूटती है और सच्चाई की आवाज बुलंद होती है। आज के बुलेटिन में पश्चिम एशिया में उठे युद्ध के तूफान को लेकर भारत में लोकतंत्र की कसौटी पर खड़े हो रहे सवालों तक, ईरान की हुंकार, अमेरिका की बेचैनी और भारत में परीक्षा से लेकर चुनाव तक हर मोर्चे पर व्यवस्था सवालों के घेरे में है। हस्तक्षेप के इस बुलेटिन में आपको मिलेंगी दिन भर की तमाम अहम खबरों की संक्षिप्त लेकिन पैनी झलक। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने एक तीखे और भावनात्मक टेलीविजन संदेश में अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ कोई भी भविष्य का हमला भारी कीमत के साथ आएगा। खामेनेई ने कहा कि ईरानी सशस्त्र बलों ने इजराइल की बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली को भेदते हुए शहरी और सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका द्वारा किए गए हमलों में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन उसमें कोई खास सफलता उन्हें नहीं मिली। खामेनेई ने कहा कि जाली जायोनिस्ट रेजीम पर फतेह की मुबारकबाद पेश करता हूं। इतने शोर शराबे और इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद जायोनिस्ट रेजीम इस्लामी जमहूरिया ईरान के हमलों से लगभग धराशायी हो गई और उससे कुचलकर रख दिया गया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मदद की और वे जायोनियों के अत्याधुनिक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को पार करने में कामयाब हुई और उनके अनेक नगरीय व सैन्य क्षेत्रों को मलबे में तब्दील कर दिया। खामेनेई ने कहा कि अमेरिकी सरकार पर भी हमारे प्यारे वतन ईरान की फतेह मुबारक हो। अमेरिकी सरकार डायरेक्ट जंग में कूद पड़ी क्योंकि उसे डर था कि अगर वह हस्तक्षेप नहीं करेगी तो जायोनिस्ट रेजिम मिट जाएगी। वह बचाने आई, लेकिन उसे कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसने इस इलाके में अमेरिका की महत्वपूर्ण एयरबेस अल उदैद पर हमला बोल दिया और उसे नुकसान पहुंचाया। खामेनेई ने कहा कि ईरान के पास अब अमेरिका के प्रमुख सैन्य अड्डों तक पहुंच है। यह हमारी सैन्य क्षमता की मिसाल है। भविष्य में यदि हमला दोहराया गया तो इसका इस्तेमाल फिर किया जाएगा। खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए कहा, ट्रंप केवल दिखावे की राजनीति कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ईरान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन यह कभी नहीं होगा। हमारा राष्ट्र शक्ति में विश्वास करता है। जायोनिस्ट शासन लगभग ध्वस्त हो चुका था। खामेनेई ने अपने संदेश में आगे कहा कि अमेरिका ने न केवल इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वे नहीं आए तो जायोनिस्ट शासन इजराइल पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है। जायोनिस्ट शासन लगभग धराशायी हो गया था और इस्लामी गणराज्य के प्रहारों के नीचे दब गया था। खामेनेई ने फिर दोहराया कि मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु नीति केवल बहाना है। हमारे दुश्मन आत्मसमर्पण चाहते थे, लेकिन यह कभी नहीं होगा। उधर इजरायली दावे की फार्स टीवी के एक वीडियो ने एक बड़ी पोल खोली है। इधर ईरान की कुछ फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, जिनको इसराइल ने 13 जून के हमले में मारने का दावा किया था, उन्हें तेहरान के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए देखा गया। तेहरान में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की कुछ फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को देखा गया, जिससे इसराइल के उस दावे की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए जिसमें कहा गया था कि कानी को 13 जून को एक हवाई हमले में मार दिया गया है। यह वीडियो क्लिप ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड की गई और अल जजीरा अरबी ने भी इसको साझा किया। इसमें कानी को राजधानी तेहरान के केंद्र में एक रैली के दौरान आम नागरिकों से बातचीत करते हुए देखा गया। यह पिछले वर्ष की अफवाहों के बाद उनकी दूसरी सार्वजनिक उपस्थिति है जब उनकी मौत की खबर फैली थी। एक अन्य वीडियो में जिसे द CSR जर्नल टीवी ने भी साझा किया है, जिसमें उन्हें तेहरान की सड़कों पर बातचीत करते हुए दिखाया गया है। कानी दिवंगत कासिम सुलेमानी के उत्तराधिकारी हैं, जो 2020 में अमेरिका द्वारा इराक में किए गए ड्रोन हमले में मारे गए थे। 13 जून को इजरायली मीडिया ने दावा किया था कि देश पर जवाबी कार्रवाई के दौरान कानी सहित ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाकर निर्णायक हमले किए गए थे। हालांकि ईरानी सरकार ने इस दावे की न पुष्टि की थी और न ही खंडन। अब कानी की सार्वजनिक उपस्थिति ने इन दावों की साख पर प्रसूचना लगा दिया है। यह पहली बार नहीं है कि जब इस्माइल कानी की मौत की अफवाह फैली हो। 2024 में लेबनान में हिजबुल्लाह अधिकारियों के साथ इजरायली हमले में भी उनकी मौत की खबर आई थी, जो बाद में असत्य साबित हुई। खामेनेई की हुंकार और इस्माइल कानी के खुलासे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में न केवल खुलकर आ गए हैं, बल्कि इजराइल की न्यायपालिका को धमका रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को समाप्त करने की मांग की। इजराइल की न्याय प्रणाली में एक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अभूतपूर्व हस्तक्षेप तब हुआ जब नेतन्याहू की जिरह, जो इस महीने की शुरुआत में शुरू हुई थी, ईरान के साथ युद्ध के दौरान अदालतों के आपातकालीन स्तर पर चले जाने के बाद फिर से शुरू होने वाली थी, जिसमें केवल तत्काल कार्रवाई हो रही थी। ट्रंप ने कहा कि वह और नेतन्याहू इजराइल ईरान के बहुत ही कठिन और शानदार दुश्मन से लड़ते हुए एक साथ नरक से गुजरे हैं और बीवी अविश्वसनीय पवित्र भूमि के लिए
अपने प्यार में इससे बेहतर तेज या मौजूद नहीं हो सकते थे। ट्रंप ने दावा किया कि किसी और को नुकसान, शर्मिंदगी और अराजकता का सामना करना पड़ता। बीवी नेतन्याहू एक योद्धा थे, शायद इजराइल के इतिहास में कोई अन्य योद्धा नहीं था। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट लिख मारी। ट्रंप ने पोस्ट की शुरुआत करते हुए कहा, ब्रेकिंग न्यूज, मुझे सुनकर झटका लगा कि इजराइल राज्य, जिसने अभी अभी इतिहास में अपने सबसे महान क्षणों में से एक का अनुभव किया है और जिसका नेतृत्व बीवी नेतन्याहू कर रहे हैं, अपने महान युद्धकालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी हास्यास्पद विच हंट जारी रख रहा है। बीवी और मैं एक साथ नरक से गुजरे हैं। इजराइल के एक बहुत ही कठिन और शानदार दुश्मन ईरान से लड़ते हुए, और बीवी अविश्वसनीय पवित्र भूमि के लिए अपने प्यार में इससे बेहतर, तेज या मजबूत नहीं हो सकता था। किसी और को नुकसान, शर्मिंदगी और अराजकता का सामना करना पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि बीवी नेतन्याहू एक योद्धा थे, शायद इजराइल के इतिहास में कोई अन्य योद्धा नहीं था, और इसका परिणाम कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दुनिया में कहीं भी सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियारों में से एक का पूर्ण विनाश, और यह जल्द ही होने वाला था। हम सचमुच इजराइल के अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, और इजराइल के इतिहास में ऐसा कोई नहीं है जिसने बीवी नेतन्याहू से ज्यादा कठिन या अधिक सक्षमता से लड़ाई लड़ी हो। इन सबके बावजूद मुझे अभी पता चला है कि इस बीवी को इस समय लंबे समय से चल रहे मामले में मई 2020 के इस हॉरर शो से गुजर रहे हैं। अनसुना यह पहली बार है कि जब किसी मौजूदा इजरायली प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाया जा रहा है के लिए सोमवार को अदालत में बुलाया गया है, जो राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला है। सिगार बक्स बनी गुड़िया और कई अन्य अनुचित आरोपों से संबंधित, ताकि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे मुकदमे को तुरंत निरस्त करने की मांग करते हुए ट्रंप ने लिखा, जिस व्यक्ति ने इतना कुछ दिया है उसके लिए इस तरह की चुड़ैल का शिकार मेरे लिए अकल्पनीय है। वह इससे कहीं बेहतर के हकदार हैं, और इजराइल राज्य भी। बीवी नेतन्याहू का मुकदमा तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, या एक महान नायक को माफी दी जानी चाहिए जिसने राज्य के लिए इतना कुछ किया है। शायद ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं जानता हूं जो बीवी नेतन्याहू की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति एमआई के साथ बेहतर तालमेल में काम कर सकता था। और अंत में जो उन्होंने लिखा, उससे लगता है जैसे वे स्वीकार कर रहे हैं कि ईरान से अमेरिका ने इजराइल को बचाया। उन्होंने साफ धमकी देते हुए लिखा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका ही था जिसने इजराइल को बचाया था, और अब यह संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा जो बीवी नेतन्याहू को बचाएगा। न्याय का यह उपहास बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब इजराइल की अदालतों को धमका रहे हैं तो भारत में भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईगल ग्रुप ने भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर महाराष्ट्र विधानसभा लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाता सूची में विसंगतियों, मतदान के आंकड़ों में अनियमितताओं पर जवाबदेही की मांग की है। समूह ने मशीन पठनीय वोटर लिस्ट और मतदान दिवस की वीडियो फुटेज एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। ईगल ग्रुप ने भारत के चुनाव आयोग को एक कड़ा पत्र लिखकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 और लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाता सूची तथा मतदान के आंकड़ों को लेकर गंभीर अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण की मांग की है। ईगल ग्रुप द्वारा लिखा गया यह पत्र, जिसे 25 जून 2025 को चुनाव आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहन को संबोधित किया गया, 12 जून 2025 को भेजे गए प्रस्ताव के जवाब में लिखा गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि मई 2024 के लोकसभा चुनाव और नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या में अचानक और अस्पष्टीकृत वृद्धि दर्ज हुई है। यह वृद्धि पिछले 5 वर्षों में हुई कुल वृद्धि से अधिक है, जिससे सांख्यिकीय विसंगति का संदेह पैदा होता है। शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में अप्रत्याशित उछाल भी एक बड़ी चिंता के रूप में चिन्हित किया गया है। ईगल ग्रुप ने चुनाव आयोग से यह आग्रह किया है कि वह महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदान दिवस की वीडियो फुटेज और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों की मशीन पठनीय डिजिटल प्रति तत्काल प्रदान करे। कांग्रेस का आरोप है कि यह मांग पिछले 7 महीनों से लंबित है और चुनाव आयोग की टाल मटोल से चुनावी पारदर्शिता और संस्थागत विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। पत्र में चुनाव आयोग से एक सप्ताह के भीतर उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि दस्तावेज प्राप्त होने के बाद कांग्रेस अपना विश्लेषण चुनाव आयोग के साथ साझा करने को तैयार है। पत्र में कहा गया है कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें इस पत्र की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र मतदाता सूचियों की मशीन पठनीय डिजिटल प्रति और महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदान दिवस की वीडियो फुटेज उपलब्ध कराएं। यह एक लंबे समय से किया जा रहा अनुरोध है, जिसे पूरा करना चुनाव आयोग के लिए आसान होना चाहिए। चुनाव आयोग की इस पत्र पर आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। कांग्रेस ने इसे सार्वजनिक करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सीधा सवाल उठाया है और उस मुद्दे को संवैधानिक लोकतंत्र की बुनियादी सच्चाई से जुड़ा बताया है। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी कांग्रेस के निशाने पर है। एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने देश की शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब नेशनल करप्शन एजेंसी बन चुकी है। जब भी नीट परीक्षा होती है, नई नई गड़बड़ियां सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा हाल ही में दर्ज की गई एफआईआर में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ओएमआर शीट पैसे देकर बदली गई और इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं।
उन्होंने कहा कि हम इसलिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है जो देश के स्वास्थ्य ढांचे की रीढ़ है। मनोज चौधरी ने एनटीए अधिकारियों की जांच की मांग करते हुए कहा कि हर बार नए विवादों के बावजूद अब तक इस एजेंसी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। एनएसयूआई के प्रभारी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सीबीआई की एफआईआर का हवाला देते हुए सवाल उठाए। कन्हैया कुमार ने कहा कि सीबीआई ने महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं जिसमें 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सीबीआई कह रही है कि एनटीए के कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं है। अगर ऐसा है तो एंटी करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों की जा रही है? उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है कि परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली बिना किसी अंदरूनी मिली भगत के हो जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन शायद ही कोई परीक्षा ऐसी बची हो जिस पर सवाल न उठे हों। सरकार की प्राथमिकता बस सोशल मीडिया की रील तक सीमित है। कन्हैया कुमार ने यह भी बताया कि हर घंटे देश में 2 छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि मौजूदा परीक्षा प्रणाली की असफलता को दर्शाता है। कन्हैया कुमार ने नीट के साथ साथ सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सीयूईटी का डेटा निजी कॉलेजों तक पहुंच रहा है। एग्जाम के बाद निजी कॉलेज छात्र छात्राओं को एडमिशन के लिए कॉल करते हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया जानबूझकर देर से चलाई जाती है ताकि पहले निजी कॉलेज की सीटें भर जाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनर्स के लिए 7-7 पेपर देने पड़ रहे हैं। ऊपर से भीषण गर्मी और एग्जाम हॉल की दुर्दशा छात्रों को और पीड़ा देती है। शिक्षा के मामले में सरकार घिरी हुई है तो केरल में फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। बुधवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने सभी मामलों को वापस ले लिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नाम्बियार और सीएस सुधा की विशेष पीठ को बताया कि एसआईटी को अपने द्वारा शुरू किए गए सभी 35 मामलों को बंद करना पड़ा क्योंकि कथित अपराधों में शामिल कोई भी पीड़ित बयान देने के लिए आगे नहीं आया। राज्य सरकार के वकील ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि पीड़ितों को सभी आवश्यक सहायता दी गई थी। न्यायमूर्ति नाम्बियार ने जवाब दिया कि हम किसी को भी मजबूर नहीं करना चाहते हैं। दरअसल 2017 में वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव की याचिका के बाद केरल सरकार ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के मुद्दों की जांच के लिए जस्टिस के हेमा कमेटी बनाई थी। गवाहों की सुरक्षा के लिए कुछ हिस्सों को हटाकर 2024 के अगस्त में जारी रिपोर्ट में फिल्म इंडस्ट्री में व्यापक यौन उत्पीड़न का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट में आए खुलासों से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई और उनसे जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने एक खास बेंच बनाई। इन मामलों की नवीनतम सुनवाई में पीठ ने केरल के महाधिवक्ता एजी गोपाल कृष्ण कुरुप से मलयालम फिल्म उद्योग में मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रस्तावित कानून की स्थिति के बारे में पूछा। पीठ ने कहा कि उसे उम्मीद है कि प्रस्तावित कानून में केवल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पौष अधिनियम से हटाए गए प्रावधान शामिल नहीं होंगे। फ्रांस ने खुलकर इजराइल से नाखुशी जाहिर कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम स्थापित करने की पूर्ण आवश्यकता दोहराई है। बुधवार को मैक्रों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा में युद्ध विराम की तत्काल आवश्यकता पर फिर से बात की। इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट किया, मैंने अभी प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है। मैंने सभी पक्षों द्वारा मौजूदा युद्ध विराम का सम्मान करने के लिए महत्व पर जोर दिया है। हमारा एक ही लक्ष्य है, ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। इसे दीर्घकालिक रूप से सुनिश्चित करने के लिए मैंने परमाणु मुद्दे और बैलिस्टिक मिसाइलों दोनों पर बातचीत के रास्ते पर लौटने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह इजराइल की सुरक्षा और क्षेत्र में सभी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मैंने प्रधानमंत्री को गाजा में युद्ध विराम हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी बंधकों की रिहाई, गाजा पट्टी में व्यापक मानवीय पहुंच सुनिश्चित करना और 2 राज्य समाधान की खोज प्राथमिकताएं बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि गाजा में अब तक मरने वालों की संख्या 56,000 से ज्यादा हो गई है और ताजा शहीदों के लिए अल अहली बैपिलिस्ट अस्पताल में अंतिम संस्कार का आयोजन किया गया। 13 जून को इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों, जिनमें सैन्य और परमाणु सुविधाएं शामिल, पर हवाई हमले किए थे। इजराइल का दावा था कि तेहरान परमाणु बम बनाने वाला है, लेकिन ईरान ने इस दावे का खंडन किया। ईरान ने जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए और अमेरिका ने रविवार को ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमला कर दिया। दोनों देशों के बीच 12 दिन के बाद हवाई युद्ध के बाद ट्रंप ने सोमवार सुबह युद्ध विराम की घोषणा की, जो बुधवार तक कायम रहा। अंत में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया कि 2 पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की खबरें पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और 2 पहिया वाहनों को पहले की तरह से टोल से पूर्ण छूट जारी रहेगी। गडकरी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया, महत्वपूर्ण सूचना, कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा 2 पहिया 2 व्हीलर वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। 2 पहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वस्थ पत्रकारिता के लक्षण नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जिन्हें आपने देखा और सुना हस्तक्षेप के इस खास बुलेटिन में।
तस्वीरें साफ हैं, चाहे पश्चिम एशिया का रण हो या भारत के भीतर लोकतंत्र का संघर्ष, सवाल उठ रहे हैं और जवाबों से ज्यादा चुप्पी बेचैन कर रही है। हम चलते रहेंगे खबरों के पीछे, सच्चाई के करीब। आप जुड़े रहिए हस्तक्षेप के साथ, जहां समाचार सिर्फ सूचना नहीं, हस्तक्षेप होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं अमलेंदु उपाध्याय आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं अगले बुलेटिन में नई खबरों और नई पड़ताल के साथ। नमस्कार।